गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके आईएएस के ऊपर। और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 भूगोल विषय है मानव भूगोल। इसके मैंने 3rd और 4th चैप्टर लिए। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपन आज हल करने वाले हैं। तो चलिए, अपना आज का पहला जो सवाल है ये है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी। तो मानव विकास की जो अवधारणा देने वाले थे वो सर्वप्रथम दी थी डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने दी थी? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने विकास के लिए कहा था कि मानव के विकल्पों में वृद्धि कर देनी चाहिए। मानव के विकल्पों में वृद्धि, यानी इन्होंने मानव के विकल्पों में वृद्धि करने पर बल दिया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में निर्मित किया गया। तो ये किया गया था सन 1990 में। और यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी जो है इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट दी गई थी पहली बार। इसका पूरा नाम जो है यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देशों में सूचकांक का स्कोर है। तो इसमें ये पूछा गया है निम्न मानव विकास सूचकांक। तो निम्न मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर होता है वो है 0.549 से नीचे। अगर इसमें ये पूछा जाए कि अति उच्च, क्या पूछा जाए, अति उच्च का पूछ लिया जाए तो ये होता है 0.800 से ऊपर। अब प्रश्न नंबर 4 है, भारत में निम्न में से कौन से राज्य का मानव विकास सूचकांक उच्च है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक जो है वो केरल का है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि निम्न किन राज्यों का है तो इसमें आ जाएंगे आपके राज्य कौन कौन से आएंगे। एक तो आएगा आपका बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़। इनका जो मानव विकास सूचकांक है भारत में सबसे कम है। अब है प्रश्न नंबर 5 है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें स्थान जो है वो है 131वां स्थान है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है। तो आपको पता है जो भूमध्य सागरीय जो कृषि है यहाँ पर कौन सी फसल की जाती है, खट्टे फलों की। कौन से फलों की? खट्टे फलों की। और सर्वाधिक की जाती है अंगूरों की। कौन सी फसल की जाती है? अंगूरों की फसल यहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फसल है। इसके अलावा अंजीर है, अंजीर जिसको बोलते हैं, अंजीर हुई, जैतून भी यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? अंगूर की कृषि। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। तो स्थानांतरित जो कृषि है उसको क्या कहा जाता है? आपको पता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहा जाता है? झूमिंग कृषि कहते हैं। इसमें अमेरिका में और मैक्सिको में तो क्या कहा जाता है? देखो, अमेरिका और मैक्सिको यहाँ पे कहा जाता है मिल्पा। लद्दाख कहा जाता है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया और मलेशिया, यहाँ लद्दाख कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से जिसे फेजेंडा कहा जाता है वह है। तो फेजेंडा किसे कहते हैं? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल क्रिया है। तो आप लोग प्राथमिक क्रिया तो सब जानते ही हैं कि कृषि व कृषि से संबंधित
सभी कार्य क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में शामिल किए जाते हैं। और आपको पता है इसमें आखेट भी आता है, भोजन संग्रह भी आता है, पशु चारण, मछली पकड़ना, ये सभी आ जाएंगे। तो ये सभी। प्रश्न नंबर 10 है, नीदरलैंड किस पुष्प की खेती में विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है। तो नीदरलैंड के अंदर आपको पता है ट्यूलिप नामक जो पुष्प होता है उसकी खेती की जाती है। और ये प्रश्न कई बार आ भी चुका है कि ट्यूलिप एक प्रकार है, तो आपको याद रखना है नीदरलैंड में पुष्पों की खेती को क्या कहा जाता है, मतलब पुष्पों की खेती की जाती है ट्यूलिप नामक पुष्पों की। अगला प्रश्न है, अब देखो ये खंड ब है, तो अभी तक अपने खंड ए पढ़ा था, अब खंड ब चल गया है इसमें। तो देखो इसमें पहला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो जो मानव विकास सूचकांक है उसका जो आधार है वो देखो इसमें एक तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच लोगों की, तो इन तीनों को आधार मानकर मानव विकास सूचकांक का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, वृद्धि और विकास में कोई 2 अंतर बताने होते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो आपको ये बताना है कि जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, यानी वो और बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है। मात्रात्मकता का मतलब होता है ये दिखती है अपन को, जैसे 1 किलो की है, 2 किलो की है, 5 किलो की है, बड़ा है, छोटा है, ये मात्रात्मक होता है। तो ये मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। और ऐसे ही अगर विकास की बात करें तो विकास जो होता है वो क्या होता है, एक तो जीवन पर्यंत चलता है, गुणात्मक होता है हमेशा विकास, और सकारात्मक परिवर्तन उसमें आते हैं। एक और ये अनंत होता है, मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता है, जबकि वृद्धि का निश्चित समय होता है। प्रश्न नंबर 3 है इसमें, डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास का वर्णन किस रूप में किया है। तो जो डॉक्टर महबूब उल हक थे उन्होंने किस रूप में किया था, देखो उन्होंने ये कहा था कि मतलब विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें मानव के विकल्पों में क्या हो, वृद्धि हो, जिससे उसके जीवन में बहुत सारा सुधार आए, उसका सर्वांगीण विकास हो जाए, उसको कहते हैं मानव विकास। अब है 4th नंबर का क्वेश्चन है, मानव विकास की रिपोर्ट कौन जारी करता है। मानव विकास जो सूचकांक है उसकी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNDP करता है। कौन करता है, UNDP। कौन करता है, UNDP, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, ये भी मोस्ट है, UNDP का पूरा नाम बताइए। तो UNDP का बता दोगे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मानव विकास के 4 उपागमों के नाम बताने होते हैं। तो कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, उपागम बताने हैं। तो एक तो आय का उपागम है, एक कल्याण का उपागम है, एक आधारभूत आवश्यकता का उपागम है, और एक होता है क्षमता का उपागम। देखो इसमें सबसे पहला है आय का उपागम। तो आय का उपागम क्या कहता है, देखो इसमें ये माना जाता है कि जिस सबसे प्राचीन उपागम है, और इसमें ये माना जाता था कि अगर जिस व्यक्ति के पास में जितनी आय है, जितना पैसा है, वह उतना ही विकास कर सकता है, यानी उसका विकास भी उतना ही होगा। तो आय के साथ में मानव के विकास को देखा जाता था। फिर सेकंड है अपना इसमें कल्याण का उपागम। तो कल्याण का उपागम का मतलब है कि जो सरकार है अपनी, जैसे अपना राज्य सरकार है, उसको ये चाहिए कि अपने नागरिकों का विकास करने के लिए उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा है, और भी कई प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, उन सभी सुख सुविधाओं को उनको प्रदान करें जिनसे उनका विकास हो जाए। उसके बाद में है आधारभूत आवश्यकताओं का उपागम। इसमें ऐसे आधारभूत आवश्यकताएं आप जानते हो, जैसे भोजन है, जलापूर्ति है, स्वच्छता है, आवास है, शिक्षा है, ये सारी चीज़ें हमारी कैसी होती है, ये हमारी न्यूनतम आवश्यकता है, आधारभूत आवश्यकता है, तो इसको भी पूरा करना ज़रूरी है। एक होता है क्षमता का उपागम। कौन सा उपागम, क्षमता का उपागम। इसके आधार पर ये कहा जाता है कि मानव क्षमता का निर्माण करना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए, आत्मनिर्भर करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम बताने हैं आपको। अभी तो पढ़ा था अपन ने उपागम, अब है स्तंभ। तो पहला स्तंभ कौन सा है, समता।
और समता का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, समाज में किसी भेदभाव के बिना। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं, मतलब जो समता है उसमें यही है कि समाज में किसी भी की व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और उसे बिना किसी भेदभाव के समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, जिससे उसका क्या हो जाए, विकास हो सके। उसके बाद में आता है अपना सतत पोषणीयता। और सतत पोषणीयता का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें ये बताया जाता है कि मानव को एक समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए निरंतरता से। इसका अर्थ ये होता है कि जो एक पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी मौका मिलना चाहिए, या अपन कहें सीधी सीधी भाषा में कि हमारे पास जो भी संसाधन है हमें उसका प्रयोग इस तरह से करना चाहिए कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, और साथ ही साथ में पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। यही सतत पोषणीयता होती है। अब है प्रश्न नंबर, इसके आगे का टॉपिक है, देखो उत्पादकता भी दे रखा है इसमें। और उत्पादकता का मतलब होता है मानव श्रम, अर्थात अपन कहें कि मानव जो सरकार है व्यक्ति के मानव श्रम को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, उनके लिए शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए। फिर है सशक्तिकरण वाला टॉपिक दे रखा है ये वाला। सशक्तिकरण में ये होता है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की मतलब चयन करने की शक्ति को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। उसको प्रत्येक विकल्पों को चुनने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, प्राथमिक क्रिया से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग सब जानते हो प्राथमिक क्रिया किस क्या होता है, यानी कृषि और कृषि से संबंधित जो भी काम होता है वो प्राथमिक क्रिया ही कहलाती है। अब देखो कृषि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आखेट किया जाता है। भोजन के आखेट का मतलब होता है शिकार करना, इसमें भोजन संग्रहण भी होता है, मछली पकड़ना भी होता है, पशुपालन भी होता है। तो आपको उदाहरण लिखना भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 9 है, आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है। तो आर्थिक क्रिया आप जानते हो, आर्थिक क्रिया का किसे कहते हैं, यानी वो कार्य जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, जिन कार्यों को करने से हमें पैसा प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, वो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। प्रश्न नंबर 10 है, आदिम कालीन मानव के जीवन निर्वाह के 2 कार्य बताइए। तो आदिम कालीन यानी प्राचीन काल में जो मानव था वो क्या करता था, एक तो पशुओं का शिकार करता था और जंगलों से भोजन का संग्रह करता था, यानी जो जड़ी बूटियां हैं, कंदमूल फल वगैरह है, इन सबको वो इकट्ठा कार्य करता था। मूल रूप से तो बात यही है, आखेट एवं भोजन संग्रहण करना। प्रश्न नंबर 11 है, खनिज क्या है। अब आप लोग खनिज तो जानते होंगे ना, खनिज किसे कहते हैं। खनिज का मतलब होता है जो भूमि से खोदकर निकाले गए तत्व या पदार्थ, उन्हें क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। जैसे मान लो कोई पेट्रोल है, डीजल है, लोहा है, जो भी चीज़ें अपन निकाल रहे हैं, चाहे वो तरल पदार्थ हो सकती है या फिर कठोर हो सकती है, वो सभी खनिज ही कहलाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अब है प्रश्न नंबर 12, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में कौन से पशु पाले जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर देखो कौन कौन से पशु पाले जाते हैं, आपको पता है उष्ण कटिबंध में गाय और बैल। इसके अलावा प्रश्न नंबर 13 है, सहारा एवं एशिया के मरुस्थल में पाले जाने वाले पशुओं के नाम बताना है। तो एशिया और सहारा जो अफ्रीका महाद्वीप में, तो इनके देखो आपको मरुस्थलों में पाले जाने वाले कौन कौन से पशु होते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, इस ऐसे ही पशु पाले जाते हैं। अब है प्रश्न नंबर 13 है, रोपण कृषि की प्रमुख 4 विशेषताओं को आपको बताना है। तो ये भी बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो देखो रोपण जो कृषि होती है उसका मुख्य उद्देश्य पहला तो होता है आय प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना होता है, यानी वो धन की प्राप्ति के लिए बोया जाता है। और दूसरा, इसमें ये बहुत बड़े भूभाग पर की जाती है, यानी इस कृषि को क्या करते हैं, एक बहुत बड़े फार्म हाउस के रूप में संपन्न किया जाता है। इसमें वैज्ञानिक तकनीकों भी अपनाते हैं और आपको पता है इनमें पूंजी भी ज़्यादा चाहिए और सस्ते श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं इसमें, जैसे केले के बाग है, चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं
जो इसमें रोपण कृषि की विशेषताएं रखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व के उन प्रदेशों के नाम लिखिए जहां आज भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। तो आपको पता है जो भोजन संग्रहण का कार्य है वो दो ही क्षेत्रों में किया जाता है वर्तमान में, एक तो उच्च अक्षांश, एक है निम्न अक्षांश। अगर उच्च अक्षांश की बात करें तो उसमें एक तो आ जाएगा आपका उत्तरी कनाडा, एक आ जाए यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो बार्ड है वो वाला, एक आएगा दक्षिणी चिली, और निम्न अक्षांशों में अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है। तो ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पर आज भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, ट्रक कृषि से क्या अभिप्राय है? तो ट्रक कृषि तो आप सब लोग जानते हो ना, क्या किसे कहते हैं। जैसे मान लो ये क्या होता है, नगरीय केंद्रों के पास में क्या कर लेते हैं, सब्जियां बोई जाती है, और उन सब्जियों को ताज़ा सब्जी जो होती है ना, उनको रातों रात ही ट्रकों में भरकर अपने नज़दीकी शहरी केंद्रों में भेजा जाता है। और वो किससे भेजा जाता है? वो ट्रकों के माध्यम से भेजा जाता है, और इसीलिए इसको क्या नाम कहा गया? ट्रक कृषि कह दिया गया। और इसकी मुख्य विशेषता यही होती है कि इसमें सब्जियां, फल फूल वगैरह ये बोए जाते हैं और रातों रात क्या कर देते हैं, ट्रकों द्वारा पहुंचाते हैं, इसलिए इसको ट्रक कृषि कहते हैं। ये भी मोस्ट है। अब है प्रश्न नंबर 16 है, ये है झूमिंग कृषि से आप क्या समझते हो? तो झूमिंग कृषि तो आप जानते होंगे ना किसे कहते हैं। झूमिंग जो कृषि, पहली बात तो अपने भारत जो है, भारत का जो उत्तरी पूर्वी राज्य है, उत्तरी पूर्वी का मतलब है जो पहाड़ी इलाके वाले क्षेत्र है, उन सभी राज्यों में क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो उत्तर और पूर्वी जो भारत है, देखो ये अपना, जैसे आपने देखा होगा भारत का हिस्सा, ये अपना भारत है, इस तरह से आता है अपना भारत। तो ये वाले क्षेत्र हैं, ये उत्तरी पूर्वी पहाड़ी, ये वाले, इन क्षेत्रों के अंदर क्या किया जाता है, ये झूमिंग कृषि की जाती है। तो इसमें कैसे करते हैं, देखो जो जंगल होते हैं और यानी वनों एवं पेड़ों को काट दिया जाता है और झाड़ियों को जलाकर उसमें राख तैयार करके भूमि का टुकड़ा एक तैयार कर लिया जाता है। और 2-3 साल खेती करने के बाद में जब उसकी उपजाऊ जो शक्ति होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर वापस से वही पेड़ों को काटना, जलाना, झाड़ियों को राख बनाकर भूमि का टुकड़ा साफ करना और 1-2 साल खेती करने के बाद में किसी दूसरी जगह पर चले जाना, ये क्या कहलाती है, आपकी झूमिंग कृषि कहलाती है। इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम दिया गया है। मलेशिया में, इंडोनेशिया में आपको बता ही दिया था मैंने क्या कहते हैं, जैसे लदांग है, मिल्पा है, वालरा, पश्चिम राजस्थान में वालरा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इस कृषि का नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम रखा गया है। अब है प्रश्न नंबर 17 है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? आप लोग जानते हो मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? अरे जैसे मानो कृषि है, अपन कृषि करते हैं और कृषि के साथ साथ में क्या किया जाता है, पशुपालन भी कर लेते हैं। तो कृषि के साथ साथ में पशुपालन करना क्या कहलाता है, मिश्रित कृषि कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 18 है, ये भी आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आपको पता है मैंने बताया था कि जो भूमध्य सागरीय कृषि है वो एक तो भूमध्य सागर के आसपास में की जाती है, दूसरी बात यहाँ पर खट्टे फलों की खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा अंगूर जो है यहाँ पर उगाए जाते हैं। मतलब अंगूरों की कृषि सबसे महत्वपूर्ण कृषि है। इसमें जो कमज़ोर या जो थोड़ी कम की अच्छी नस्ल वाले तो अंगूर होते हैं, किशमिश वगैरह, जैसे उनसे कई बार इनसे जो निम्न प्रकार के जो अंगूर होते हैं उनसे वाइन भी बनाई जाती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर देखो जैतून, अंजीर वगैरह, अंजीर हुआ, जैतून हुआ, इनकी कृषि भी यहाँ पर की जाती है। और आपको ये प्रमुख क्षेत्र भी याद रखना है। एक तो देखो दक्षिणी यूरोप से लेकर उत्तरी अफ्रीका और ट्यूनीशिया, अटलांटिक तट तक ये रास्ता जाता है। और दूसरा जैसे कैलिफोर्निया है, मध्य चिली है, अफ्रीका का भाग है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सभी जगह पर इसकी कृषि की जाती है। ये क्षेत्र सारे के सारे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ये आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको हमेशा याद रखना है आपको।
एक इसमें क्या आता है, देखो चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर पूछा जाता है, तो आपको अंतर कंटस्ट याद कर लेना है, चाहे वह अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो, किसी में भी आ सकता है ये। तो देखो पहला जो इसमें है चलवासी पशुचारण की विशेषताएं याद रखना। देखो एक तो ये जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, जीवन निर्वाह, अपने परिवार का पालन पोषण करने के उद्देश्य होता है इसमें। दूसरी बात, इसमें जो पशुचारक होते हैं ना, गाय वाएँ चराने वाले या पशु रखने वाले, वो क्या करते हैं, अपने पशुओं को चराने की यानी उनके पानी और चारे की व्यवस्था के लिए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं कि चारा जहाँ पर सही होता है वहाँ पर चले जाते हैं पशुओं को चराने के लिए, और जैसे ही मौसम सही होता है वह वापस आ जाते हैं। तो इनका ऋतु प्रवास भी होता है एक तरीके से। फिर है देखो ये अलग अलग प्रकार के पशु रखते हैं, गाय भैंस घोड़े जो भी है इनके पास, बकरी वगैरह भेड़ है, तो इनको अलग अलग प्रकार के पशु मिल जाएंगे इनमें। फिर है इसके बाद में इनकी स्थिति भी जो होती है ना वो गरीब स्थिति होती है, इनकी स्थिति दयनीय होती है, और इनके पशुओं को कोई विशेष देखभाल भी नहीं होती है, कोई डॉक्टर वगैरह को नहीं बुलाते, कई बार ऐसे बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, इनकी बीमारियां हो जाती है, तो इनकी विशेष देखभाल नहीं हो पाती है। इसके अलावा आपको पूछा जाए कि वाणिज्यिक पशुपालन क्या होता है, तो वाणिज्यिक जो पशुपालन उसमें क्या लिखेंगे अपन, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य आय प्राप्त करना होता है, धन प्राप्ति के लिए, पैसा कमाने के लिए पाले जाते हैं, और इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, चाहे वो भैंसें हो चाहे वो गायें हो, एक ही प्रकार के आपको पशु मिलेंगे इसमें। इसके अलावा इनकी विशेष प्रकार की देखभाल की जाती है, इनका समय समय पर चिकित्सा सुविधा भी इनको उपलब्ध हो जाती है, और प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो भी अच्छी होती है इनकी, मतलब इनके एक तरह से चिकित्सा सुविधा इनको अच्छे प्रकार से मिल जाती है, और इनको एक ही जगह रखा जाता है, और चारे पानी की उचित व्यवस्था इनकी की जाती है। जैसे न्यूजीलैंड है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, यूएसए है, यहाँ पर ये पशु पाले जाते हैं। कौन से, वाणिज्यिक पशुधन पालन। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लो, तो आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको वीडियो भी मिलेगा। तो इनको पढ़ते रहें।